मिस्टर गुप्ता, जैसे आपने कहा कि हाँ अच्छा रुझान मिलेगा इस आईपीओ को या फिर इस कंपनी को रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से, वो रिफ्लेक्शन हमने अब तक के सब्सक्रिप्शन फिगर्स में देखा भी है। लेकिन मैं थोड़े से कंपनी के कामकाज के बारे में भी आपसे समझना चाहती हूँ। ये तो हमें पता है कि हुडको स्टेट्स में जो सरकारी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करती है, उनको फंडिंग करती है, लेकिन यही ट्रेंड आगे गोइंग फॉरवर्ड कंटिन्यू होगा या फिर अपना दायरा आप बढ़ाएंगे? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट के बिना बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं हुई। हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 की जो हमारी भारत सरकार की योजना है, उसके हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग क्रिएट करने के लिए बहुत रिसोर्सेज की आवश्यकता है और भारत सरकार और उसके उपक्रम जहां जहां इन एरियाज में काम कर रहे हैं उन्हें अग्रणी भूमिका निभानी ही पड़ेगी। उस दृष्टि से हुडको बड़ी एक यूनिक कंपनी है जो हाउसिंग में भी फाइनेंस करती है और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फाइनेंस करती है, और ये दोनों ही सेक्टर जो हैं भारत सरकार की प्रायोरिटी के सेक्टर हैं। जो अर्बन मिशन है, जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, उस सबके ये मूलभूत या स्मार्ट सिटी की योजना है। उस दृष्टि से इनके पास फाइनेंसेस और होंगे तो ये और अधिक फाइनेंस कर पाएंगे। इनका लिस्टिंग होने से इनको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि मार्केट में एक इनकी क्रेडिबिलिटी और एक इनकी जो वैल्यू है वो अनलॉक हो जाएगी। आज इनकी लेवरेज रेशियो 1:3 है और एज पर हाउसिंग रेगुलेटर ये 1:16 तक लेवरेजिंग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये मार्केट से अधिक बोरो कर सकते हैं और अधिक मार्केट में फिनेंसेस दे सकते हैं इन अर्बन हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इस दृष्टि से जो ये अप्रोच है सरकार की कि ऐसी कंपनियों को लिस्ट किया जाए, इससे इनकी रियल वैल्यूज अनलॉक होंगी और इन्हें मार्केट में कैपिटल एक्सेस करने में और बहुत कम्पिटिटिव रेट्स में एक्सेस करने में बहुत सुविधा मिलेगी। जी मिस्टर गुप्ता, एक और चीज हमने देखी आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है पूरा, उसमें जो रिटेल लोन्स हैं फिर जो इंडिविजुअल लोन्स हैं वहां पर आपका माइनर एक्सपोजर है और यही माइनर एक्सपोजर आपका जो मेजॉरिटी ऑफ एनपीएज है उनको कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्या आगे जाते हुए हम एक्सपेक्ट करें कि जो आपका लोन मिक्स है या फिर जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है इन लेंडिंग लोन्स या फिर इन लेंडिंग फंड्स वो चेंज होगा, और एनपीए का ट्रेंड कैसे रहेगा, इसे आप कैसे कम करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? ये जो एनपीएज हैं हिस्टोरिकल एनपीएज हैं और ये हाउसिंग सेक्टर के एनपीएज नहीं हैं। जो हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकी फाइनेंसिंग है, ये एनपीएज उससे भिन्न हैं और ये उसमें लीड क्रेडिटर्स नहीं थे, ये लीड लेंडर्स नहीं थे। इनका शेयर बहुत कम था। पावर सेक्टर की कुछ कंपनियां थीं जो शुरू में इन्होंने एक छोटे से पोर्शन इन्होंने भी टेक ओवर किया था। आज जो ये एनपीए आपको दिख रहे हैं ये एज पर हाउसिंग रेगुलेटर एनपीए हैं। हाउसिंग रेगुलेटर किसी भी लोन को जो 3 साल तक रिपे नहीं होता है उसको एनपीए मानते हैं। उन्हें 3 साल के विद इन ही सेटल करने का नियम है। वेयरएज जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स अदर्स हैं वो एक प्रोजेक्ट पीरियड के लिए उनको एनपीएस बनाते हैं। प्रोजेक्ट पीरियड की फाइनेंसिंग होती है। सो लॉन्ग टर्म पीरियड में जो फाइनेंसिंग हुई है उसके लिए भी हुडको के बुक्स में जो एनपीए आपको दिख रहे हैं वो टेक्निकल एनपीएस हैं। आज हुडको ने अपने सारे एनपीएस प्रोवाइड फॉर किए हैं। 2018 तक सारे प्रोवाइड फॉर करने की उनकी योजना जो उन्होंने पब्लिक में रखी हुई है, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एनपीएस इनको अल्टीमेटली गेन देंगे, क्योंकि ये एनपीए फाइनेंशियल सेक्टर के एनपीएस नहीं है, ये हाउसिंग सेक्टर के नॉर्म्स के हिसाब से एनपीए हैं, जबकि लेंडिंग नॉन हाउसिंग सेक्टर में हुई है। तो इनके जो गेन आएंगे वो हुडको के परफॉर्मेंस को ऐड करेंगे, इंप्रूव करेंगे। बट हुडको ने सारे एनपीए प्रोवाइड फॉर कर दिए हैं, तो इसलिए बहुत स्ट्रांग विकेट पे है और फर्दर बोरोइंग करने की इनकी क्षमता बहुत अच्छी है। कॉम्पिटिटिव रेट पे बोरोइंग कर सकेंगे। शुक्रिया मिस्टर गुप्ता, आपने समय दिया जी बिजनेस को और बातचीत की आपने, और होप यही करते हैं कि जिस तरह का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिल रहा है ऐसे लिस्टिंग गेन्स रिटेल इन्वेस्टर्स को या फिर इस कंपनी से मिले। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है एनपीएस को लेकर। इस पर मूडीज का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सरकार के कदम हैं एनपीए को लेकर, हाल ही में जो एनपीए ऑर्डिनेंस पास किया गया है वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है।
बैंकिंग सेक्टर के लिए, एनपीए रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो बैंकों की कैपिटल स्थिति है, यानी जो लिक्विडिटी की स्थिति है, वो अभी भी बहुत मजबूत नहीं है। इसे सॉर्ट करना होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े लोन्स जो माफ हुए हैं उससे डेफिनेटली जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी कमजोर हुए हैं और बैंकों की बुक्स पर भी इसका एक नेगेटिव असर पड़ेगा। कदम जो उठाए गए हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, लेकिन इसके अलावा कई और इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। जो बड़े लोन माफी हैं उसके बारे में एक बार सोचना होगा, साथ ही साथ जो कैपिटल सिचुएशन है बैंकों की उसको भी सॉर्ट करना होगा। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं मूडीज की ओर से बैंकों के एनपीए को लेकर, हाल ही में जो कदम उठाए गए हैं सरकार के उसके द्वारा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है और ये है एफएमसीजी कंपनियों से जुड़ी हुई। अब एफएमसीजी कंपनियों को अपने किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग पर जो एक्सपायरी डेट है उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा। क्या है ये पूरी खबर, ये असीम से समझ लेते हैं। बताइए असीम। देखिए दीपाली, अभी तक क्या होता है कि जो कंपनियां हैं, एफएमसीजी कंपनियां अपने प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट लिखती तो है, लेकिन वो काफ़ी छोटे अक्षरों में होती है और जो ग्राहक है उसको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है और कई बार उसको पता चलता है कि उसने एक्सपायर प्रोडक्ट जो है वो खरीद लिया है। लेकिन अब जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है जल्दी इसके ऊपर नई गाइडलाइंस जो है वो बनाने जा रहा है। जो पूरी पैकिंग के 40% हिस्से पर आपको पूरी जानकारी जो है वो देनी होगी, क्या इसकी एक्सपायरी डेट है, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, साथ ही साथ ISI का मार्क जो है वो बताना होगा। सच अगर आपको इस प्रोडक्ट की शिकायत है तो उपभोक्ता कौन से नंबर या कौन सी ईमेल आईडी पे कंप्लेंट कर सकता है, उसकी जानकारी जो है वो भी देनी होगी। यानी तो जो कंज्यूमर किस तरह का पूरा प्रोसेस तैयार कर रहा है कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय जी, अगले महीने जो है कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय जो है बैठक भी करेगा जो एफएमसीजी कंपनी है उसके साथ और जल्दी इसके ऊपर नई नियम और गाइडलाइंस जो है वो लेकर के आ सकता है। तो अगले हफ्ते तक इस पर एक इंपॉर्टेंट बैठक भी होगी और जल्द नए नियम आ सकते हैं। लेकिन इसी मसले पर असीम ने ही कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान से बातचीत की, वो भी सुन लीजिए। कि एफएमसीजी कंपनियों के लिए आपने एक मुद्दा पहले उठाया था कि जो एक्सपायरी डेट लिखती हैं वो कंपनियां, वो काफ़ी छोटे अक्षरों में लिखी रहती है, वो ग्राहक को ढूंढनी पड़ती है कहाँ लिखी है, प्राइस लिखा रहता है लेकिन वो ढूंढनी पड़ती है। तो उसके बाद उसको मुद्दे को आपने आगे नहीं बढ़ाया? नहीं, अभी हम पकड़े हुए हैं उसको, जो है हमने कहा कि 40% जो टोटल आपका है उसमें 40% में क्या कहते हैं कि वो डेट ऑफ एक्सपायरी क्या कहते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या कहते हैं कि ISI का मार्क कहाँ किसको शिकायत करेगा, ये सब जो है मोटा अक्षर में रहना चाहिए। हमने तो ये भी हमने कहा है कि ये जो तुम ऊपर से जो कागज़ चिपकाते हो इसका तो कोई है नहीं, किसी भी एक बोतल का पानी है दूसरे बोतल में जाके चिपका दिए। इस बीच एक अपडेट आपको दे देते हैं। अभी हुडको पर ही हम बातचीत कर रहे थे दीपम सेक्रेटरी से और आप देखिए आज IPO का दूसरा दिन है और अब ये IPO पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। पहले ही दिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से मिला था, कल ये 63% सब्सक्राइब हुआ था और अब ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और ओवर सब्सक्रिप्शन तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है हुडको के IPO को लेकर। इम्तियाज कुरैशी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सीधे बताते हैं आपको आज का ब्रेकआउट स्टॉक। आज का जो ब्रेकआउट स्टॉक है जो पिक किया गया आपके लिए वो है रेडिको खैतान का। अभी करीब 3% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 124.80 के लेवल्स पर, लेकिन यहां से ये और स्ट्रांग हो सकता है। 2-3 वजह है स्टॉक को पिक करने के पीछे। पहला तो आज के सेशन में जो लिकर स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छा मूव देखा गया है। इन पर्टिकुलर अगर रेडिको खैतान की बात करें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग है, विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है और अभी भी 3% से ज्यादा की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और पिछले कई सेशंस का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये स्टॉक 130 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जिसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सा करेक्ट हुआ, अभी 120 तक गया और वापस इसमें एक रिकवरी देखनी शुरू हुई है। ये एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है अगर इसने 127-128 के लेवल पार किए। तो नजर रखकर चलिए 127-128 के लेवल्स पर, अगर इसने इन लेवल्स को पार किया तो एक जोरदार ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है और ये 130 के बियॉन्ड भी जा सकता है। आज के लिए जो पहला टारगेट रखा गया है रेडिको खैतान में वो रहेगा 132 का। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। 127 का एक लेवल है जिसको आपको क्लोजली वॉच करना है, अगर वो क्रॉस किया तो एक अच्छी मजबूती स्टॉक में दिख सकती है। 132 के इसलिए टारगेट्स दिए जा रहे हैं इस ब्रेकआउट स्टॉक में और जो स्टॉप लॉस है वो आपको 120 के लेवल्स पर मेंटेन करना है। भी 124.90 के लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है। बहुत संक्षेप में इम्तियाज आप कमेंट्स रेडियो खैतान पर। देखिए तकरीबन मेरे ख्याल से 9 से 10 ट्रेडिंग सेशन हमने इसमें डाउन ट्रेंड देखी है। अब थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक होते नजर आ रहा है। बेसिक पॉइंट जो मुझे नजर आया ओवर सोल्ड जोन से ये पुल बैक आया, फर्स्ट हायर हाई बना हुआ आज। हो सकता है कि ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में 135-140 तक के भी लेवल को छू जाए। बेस काफी पॉजिटिव मेरे हिसाब से 118 का सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था, वो स्टॉक से बाय करना चाहिए। थोड़ा सा पोजीशन होल्ड करे तो 140 के टारगेट के लिए प्ले आउट करना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया इम्तियाज, आप शामिल हुए शो में और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर अपने व्यू आपने रखे।